हम आज पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली के सुल्तान पार्ट 2। इसका पहले ही पार्ट 1 यानी कि पहला भाग आप पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था हम उसे भी जानेंगे। हमने बात शुरू की थी इस पार्ट की जिसमें हमने दिल्ली के विभिन्न नगरों, जो 7 नगर हैं, 7 बार दिल्ली बसी है, उजड़ी है, उसके बारे में हमने बात की थी। हमने देखा था कि प्रारंभ में वो एक तो सबसे पहले तो जो इंद्रप्रस्थ थी पांडवों की राजधानी, उसके बाद की तो बीच में उसके वो तो उस समय तो वैभवशाली थी, लेकिन फिर बाद में बहुत समय तक दिल्ली एक मध्यम दर्जे बल्कि और भी कम दर्जे का नगर के रूप में ही रहा। उसके कोई खास प्रोमिनेंस नहीं था। फिर हम देखते हैं कि लगभग 10वीं शताब्दी के करीब यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में दिल्ली उभरने लगा और यहाँ पर अनेक जैन व्यापारी थे बड़े समृद्ध, जिन्होंने व्यापार में अच्छा खासा काम किया और धन कमाया, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने दिल्ली के आस में वैभवशाली जैन मंदिर भी बनवाए। हमने देखा था कि जो आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, जहां कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, तो वहां पर वो मंदिरों को तोड़कर, वो जो हमारे जैन मंदिर थे उन्हें तोड़कर ही उसकी सामग्री का प्रयोग करके ही वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। ये वहां पर लिखा गया है। तो इससे पता चलता है कि उस समय दिल्ली एक जैन व्यापारियों की समृद्धशाली एक व्यापारिक नगर बनता जा रहा था। लेकिन ये एक राजनीतिक राजधानी बना जब यहाँ पर तोमरों का राज हुआ था, और तोमरों ने यहाँ पर लालकोट का नगर की स्थापना की। फिर उसके बाद जब चौहानों का यहाँ पर शासन हो गया तो उन्होंने राय पिथौरा नगर की, पृथ्वीराज चौहान का जो राजधानी थी वो एक तो अजमेर थी और दूसरी राय पिथौरा जो पुरानी दिल्ली का ही नाम था तो वो थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर जब तुर्की आक्रमणकारी आए दिल्ली में और उन्होंने अपना यहाँ पर राज स्थापित कर लिया तो अनेक प्रकार तो अलग अलग नई तरह की राजधानियां बनी। प्रारंभिक जो सुल्तान थे दिल्ली के सुल्तान, उन्होंने तो वही लालकोट की राजधानी को ही और राय पिथौरा को ही अपनी राजधानी बनाए रखा। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ तो उसने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था सीरी, और आज भी आप देखते हो सीरी फोर्ट सभागार है जहां पर बहुत सारी कलात्मक सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, और वहां पर 1982 में एशियाड गेम भी हुए थे। और इसके अलावा फिर आगे चलकर जो अनेक दूसरे वंश के सुल्तान आए तो उन्होंने भी नई राजधानियां बनाई। जैसे गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनवाया, जिसे आप देख सकते हो मेहरौली बदरपुर रोड पर आज भी है वो। और फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना नाम की राजधानी बनाई जो उससे थोड़ा आगे हटकर है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला बनाई। तो ये दिल्ली सल्तनत के काल के समय तो इतनी राजधानियां बनी थी। लेकिन हम एक बात और आपको बता दें कि उसके बाद दीन पनाह और शाहजहानाबाद मुगलों के समय में दिल्ली के ही नगर थे, और फिर उसके बाद अंग्रेजों के समय में नई दिल्ली के रूप में राजधानी बनी। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस की थी। और फिर हमने ये भी देखा था कि दिल्ली में किन किन वंशों का शासन रहा था। तो हमने देखा सबसे पहले तोमर थे, फिर चौहान थे, और उसके बाद फिर आए गुलाम वंश के शासक, फिर खलजी वंश के शासक, फिर तुगलक वंश के शासक, और फिर सैयद वंश के शासक, और सबसे अंत में लोधी वंश के शासक। और फिर उसके बाद मुगल आ गए और फिर यहाँ पर मुगलों का शासन हो गया। तारीख या तवारीख, यहाँ तक हमारी बात डिस्कस हुई थी। तो मैं यहाँ से ही शुरू करना यदि चाहूँ, और बच्चों के मन में भी जिज्ञासा हो सकती है, क्योंकि तारीख तो हम आज सब जानते हैं कि तारीख क्या है, आज हम ये अक्सर डिस्कस करते हैं। तवारीख, दो जो शब्द आपने बताए थे, उनकी उस समय सीमाएं क्या हुआ करती थी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो तारीख का या तवारीख जो थी वो एक तरह की क्रोनोलॉजिकल राइटिंग थी। जो उस समय सुल्तान के दरबार में जो बड़े बड़े साहित्य, जो उनके दरबारी होते थे, विद्वान होते थे, उनके मंत्री होते थे, उनके जो साहित्यकार होते थे, वो उस समय की घटनाओं को भी लिखते थे। तो वो एक तरह से हमारे लिए क्रोनोलॉजी के रूप में उपलब्ध होती हैं, जिससे हम उस समय का इतिहास जानते हैं। और साथ ही वो उसमें ये भी लिखते थे कि राजा को सलाह भी देते थे कि किस प्रकार न्यायपूर्ण शासन चल सके। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा फक्र मुदब्बिर का। तो उसने एक तवारीख लिखी थी जिसमें न्याय चक्र के बारे में बताया गया। 13वीं सदी का इतिहासकार थे फक्र मुदब्बिर, और उन्होंने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता,
सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो आप देख सकते हो कि तवारीख में, अच्छा, इन तारीख और तवारीख का अंतर भी बताया था। जो तारीख था वो सिंगुलर और प्लूरल में उसे तवारीख कहते थे। तो तारीख और तवारीख में इस तरह की आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में शासकों को सलाह भी दी जाती थी, और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट यानी घटनाओं का तिथिवार वर्णन भी होता था। तो उसकी वजह से एक अच्छा इतिहास का स्रोत हमें मिल गया मध्यकाल का, खासकर दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानने के लिए, कि भाई ये तारीख या तवारीख बहुत अच्छा इतिहास का स्रोत तो था, लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी थी? तो प्रारंभ में तो जो हमारे वर्तमान इतिहासकार हैं, जब उन्हें तारीख या तवारीख मिली तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब तो हमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं बची, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे हुई, तो बस अब इसको ही पढ़ पढ़ के हम इतिहास आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से बाद में चलकर इतिहासकारों को लगा कि नहीं, तारीख या तवारीख जो है उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो क्या सीमाएं हैं? 3 मुख्य सीमाएं या 3 मुख्य कमियां हमें दिखती हैं। कमियों की बजाय हम उसे सीमा ही कहें, क्योंकि इन बातों का ध्यान रख के हम उन तारीखों का प्रयोग करके इतिहास निकाल सकते हैं। तो जो पहली महत्वपूर्ण सीमा थी वो थी कि ये जो तारीख या तवारीख लिखने वाले जो लेखक थे वो दरबारी इतिहासकार थे, और वो दिल्ली में ही रहते थे। वो शायद ही कभी दिल्ली से बाहर, खासकर गांव में कभी रहे हों, तो उन्हें वास्तविक स्थिति का कोई ज्ञान नहीं था। वो दिल्ली में बैठे बैठे, दरबार में बैठे बैठे अपना जो चाहे लिखते रहते थे। तो एक इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उनको रियल ग्राउंड रियलिटी का ज्यादा पता नहीं था। दूसरी जो बात है, दूसरी जो इनकी लिमिटेशन है, वो ये है कि जो अधिकांश तवारीख लिखने वाले इतिहासकार थे वो दरबारी कवि थे, दरबारी इतिहासकार थे, जो राजा को खुश करने के लिए, उससे इनाम पाने के लिए ये तवारीखें लिखा करते थे। तो उसमें वो राजा की बढ़ा चढ़ा के बहुत बहुत तारीफें लिखते थे, जो कि वास्तविकता नहीं होती थी। तो जब इतिहासकार इनका प्रयोग करें इस तारीखों का इतिहास के स्रोत के रूप में, तो वो इस बात का भी ध्यान रखें कि इनमें सारी बातें जो है वो सच्ची नहीं थी, बढ़ा चढ़ा के भी लिखी गई थी। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण इसकी सीमा है वो ये है कि जो इन तारीख के लेखक हैं, तवारीखों के लेखक हैं, उन्होंने एक आदर्श न्याय व्यवस्था स्थापित, एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का पर जोर दिया। और वो उनके अनुसार आदर्श सामाजिक व्यवस्था क्या होती थी? ऐसी व्यवस्था जिसमें जन्म सिद्ध अधिकारों और लिंग भेद पे आधारित अधिकारों पर जोर दिया जाता था। अब आप सोचोगे कि ये जन्म सिद्ध अधिकार क्या हैं और लिंग भेद पे आधारित अधिकार क्या हैं, तो उन पर भी जरा एक नजर हम डाल लें। तो जरा जन्म सिद्ध अधिकार देखें। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। यानी जो ऊंचे घर में पैदा हुआ है तो बस वही शासन कर सकता है, और साधारण और आम आदमी शासन नहीं कर सकता। यह कहलाता है जन्म सिद्ध अधिकार। तो ये जितने भी तवारीख लेखक थे वो कहते थे कि कुलीन वर्ग, जो राजा के घर में पैदा हुआ है, केवल वही राजा हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। एक तो वो इस बात पर बल देते थे, इस बात को करने के लिए शासक को प्रेरित करते थे। और दूसरा था लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो वो मानते थे और वो अपने तारीखों में ये कहते थे कि शासन करने का अधिकार, ऊंचे पदों पर बैठने का अधिकार केवल पुरुषों को ही है, महिलाओं को ऐसे कोई अधिकार नहीं है। तो आप बच्चों खुद देख सकते हो कि ये जो दोनों बातें हैं ये प्रतिगामी हैं। ये हमारे समाज को पीछे ले जाने वाली बातें हैं। और आज जो हमारा वर्तमान समाज है, भारत का जो वर्तमान संविधान है और भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो इन दोनों बातों को दूर करके भारत को एक समता मूलक, एक ऐसा समाज बनाना के लिए प्रयास कर रहे हैं जिसमें स्त्रियों और पुरुषों को बराबर अधिकार हो, और जन्म से नहीं,
कर्म से जो अधिकार जो योग्य है उसको शासन करने का अधिकार मिले। तो ये हमारे संविधान की मूल भावना है। अब एक बात आपको यहां पर और स्पष्ट हो चुकी होगी, वो ये कि आखिर इतिहास पढ़ने की क्या आवश्यकता है। भाई पुरानी बातों को पढ़ के क्या करेंगे? जी, जी। तो इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि हम वर्तमान को समझ सकें। आज अगर हमारे संविधान में महिलाओं को अधिक अधिकार देने की बात हो रही है, उनको बराबर अधिकार देने की बात हो रही है, और अगर हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला रहे हैं, आज अगर सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कार्यक्रम चल रहे हैं बच्चियों को, महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, आज अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड को केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण मिल रहा है, आज अगर सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड को अगर स्कॉलरशिप दे रही है, तो इसकी जड़ें वही भूतकाल है जहां पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो आज वर्तमान में हम उस चीज को ठीक कर रहे हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है कि बीमारी की जड़ें कहां थी और फिर उसका इलाज कैसे किया जाए। जी। तो ये बहुत है, और हमें इतिहास ना केवल वर्तमान की समझ देता है बल्कि भविष्य की एक अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट प्रदान करता है कि हम भविष्य अपना कैसे बनाएंगे। मिनहाज सिराज के विचार, मिनहाज सिराज भी एक इतिहासकार था और तारीख लिखने वाला था, और उसने रजिया के बारे में कहा। रजिया कौन थी? रजिया थी इल्तुतमिश की बेटी। तो ये जो हमारा ये जो मिनहाज सिराज है, ये स्वयं मानता था, और वो बनी थी दिल्ली की शासक 1236 में, 1236 में। तो वो मिनहाज सिराज खुद मानता था कि रजिया इल्तुतमिश के बाकी संतानों जो उसके बेटे थे, जो अपने उसके भाई थे रजिया के, उन सब से योग्य है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रजिया को, क्योंकि वो एक स्त्री थी, इसलिए उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार जो अन्य दरबारी थे वो भी रजिया के स्वतंत्र रूप से शासन करने को सहन नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए केवल 4 वर्ष तक ही वो शासन में रह पाई, और फिर बाकी सारे दरबारियों ने षड्यंत्र करके उसको हटा दिया। तो ये सब बातें हमें इस बात को दिखा रही हैं कि ये जो तवारीख के लेखक हैं वो इस लिंग भेद और जन्म सिद्ध अधिकार को बढ़ावा देकर ऐसे गलत काम भी करवाते थे राजा से और जो शासकों से, कि जिसमें स्त्रियों को बराबर का दर्जा ना दिया जाए, साधारण व्यक्तियों को बराबर का दर्जा ना दिया जाए। तो हम उसी मिनहाज सिराज के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसने रजिया के बारे में क्या कहा। वो कहता है कि मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये बात आज के समाज के हिसाब से सही नहीं है, और भारत का संविधान इस बात को नकारता है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, यानी वो कहता था कि भाई स्त्रियों को पुरुषों का अधीन रहना चाहिए, और रजिया सुल्तान एक स्त्री है, वो रानी होकर हम पे शासन चला रही है, ये शासन ये खराब, ये गलत बात है, इसको बदलना चाहिए। तो आप देखिए किस तरह की बातें वो करते थे। इसलिए वह पूछता है, खुदा को रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो यानी केवल सारी योग्यता, सारी उपलब्धियां, सारे कौशल होने के बावजूद भी वो केवल रजिया को इसलिए शासक नहीं बनना देना चाहता क्योंकि वो एक स्त्री है। तो ये जो पुरानी बातें हैं, अब आप ये देख सकते हो कि ये जो इतिहासकार हैं, तवारीख के लेखक, ये इस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा देते थे। अच्छा, अब आप बच्चों, आपके मन में ये बात सवाल आया होगा कि क्या मध्यकाल में केवल रजिया ही अकेली स्त्री शासक थी? तो ऐसा नहीं है, रजिया के बाद भी कुछ स्त्री शासक हुए और रजिया से पहले भी स्त्री शासक हुए। तो जैसे अगर हम देखें, आंध्र प्रदेश में चलें, आंध्र प्रदेश में जो आधुनिक वारंगल का क्षेत्र है, वहां काकतीय वंश का शासक था, और उस काकतीय वंश के शासक में एक महिला शासक भी हुई थी जिसका नाम था रुद्रम्मा देवी। लेकिन रुद्रम्मा देवी ने अपने आप को पुरुष के रूप में, पुरुषों जैसे कपड़े पहनकर और अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों की तरह लिखवाकर लोगों में यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि वो पुरुष है, ताकि उसके स्त्री होने की वजह से उसका शासन का लोग विरोध न करें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्त्री को अलग अलग परिस्थितियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता था अगर वो एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाती थी मध्यकाल में। उन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए ही आज भारत का संविधान हमें ये सारी व्यवस्था देता है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। इसी तरीके से रजिया से भी पहले कश्मीर में एक लोकप्रिय शासक थी जिसका नाम था दिद्दा,
और दिद्दा आपको लगता है कि दीदी शब्द से ही निकला होगा, यानी जो उनकी प्रजा है वो उनको प्यार करती होगी और प्यार से उनको दिद्दा कहती होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि मध्यकाल में इस प्रकार की ये शासन व्यवस्था थी जिसमें महिलाओं के साथ और आम लोगों के साथ भेदभाव होता था। अब हम आते हैं आपके उस प्रश्न पे कि दिल्ली का एक सल्तनत की राजधानी के रूप में किस तरह से विकास हुआ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बच्चों, वास्तव में आप अगर देखें तो जब तुर्की शासन प्रारंभ हुआ दिल्ली में, जो गुलाम वंश का शासन प्रारंभ हुआ, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद फिर इल्तुतमिश का शासन आया, तो इस शासन में दिल्ली एक केवल गैरिसन शहर के रूप में ही व्यवस्थित स्थित थी। अब आप पूछोगे भाई गैरिसन शहर क्या है? गैरिसन शहर का मतलब होता है एक ऐसा किलेबंद शहर जिसके अंदर फौज यानी सेना रहती है। तो जब तुर्कों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उस समय केवल उनकी सेना की शक्ति के बल पर वो केवल दिल्ली पर ही अधिकार रखते थे। उसके आसपास का जो क्षेत्र था, जिसे भीतरी क्षेत्र यानी इंग्लिश में हिंटरलैंड कहते हैं, उन पर इन तुर्क शासकों का कोई नियंत्रण नहीं था। तो ये हिंटरलैंड क्या होता है? जो किसी शहर के आसपास का एरिया होता है जहां से उसको रसद मिलती है और दूसरी चीजें मिलती हैं और दूसरा सप्लाई होती है, तो उसको उसका हिंटरलैंड कहते हैं। तो हिंटरलैंड या भीतरी क्षेत्र कहते हैं। तो इस भीतरी क्षेत्र पर इन तुर्क शासकों का कोई नियंत्रण नहीं था। तो इसलिए जब भी उनको वहां से अपने लिए रसद या कोई और दूसरी चीजें लेनी होती थी तो वो लूटपाट का, व्यापार पर टैक्स लगाने का, इस तरह कई कार्य करते थे, जो हिंटरलैंड पर उनकी कोई विशेष पकड़ नहीं थी। केवल वो दिल्ली शहर की चार दीवारी के अंदर अपने सैनिकों के साथ ही रहते थे। आम जनजीवन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं हो पाता था। लेकिन कहने को तो उन्होंने सिंध पे भी कुछ क्षेत्र जीत लिए, बंगाल में भी कुछ जीत लिए, लेकिन उन क्षेत्रों पर भी दिल्ली के सुल्तानों का नियंत्रण बहुत ही मामूली या बहुत ही नाजुक था। कभी कोई युद्ध हो जाए, कभी कोई जो बगावत हो जाए, या खराब मौसम, बाढ़ की वजह से भी इन क्षेत्रों का दिल्ली से संपर्क टूट जाता था। अफगानिस्तान और तुर्किस्तान यानी कि जो मध्य एशिया से नए नए दल आक्रमणकारियों के लगातार भारत में आते रहते थे। उन आक्रमणकारियों से भी दिल्ली के सुल्तानों को बहुत खतरा रहता था। इसके अलावा दिल्ली के सुल्तानों के जो अपने सूबेदार होते थे, गवर्नर होते थे अलग अलग जगह के, वो भी हमेशा खतरा उत्पन्न करते रहते थे। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा भी आभास होता कि दिल्ली का सुल्तान थोड़ी कमजोर स्थिति में आ गया, वो तुरंत हम बगावत करके अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत का शासन केवल दिल्ली शहर तक ही सीमित था, और वो भी केवल सैनिकों के बल पर। अब सवाल है कि फिर इसका विस्तार कैसे हुआ, ये दिल्ली का प्रभाव पूरे भारत के एक बड़े हिस्से तक कैसे फैला। तो इसके लिए दो नीतियां अपनाई गई सुल्तानों के द्वारा। जो प्रारंभिक नीति थी वो ये थी कि दिल्ली के आसपास का जो भीतरी क्षेत्र है, हिंटरलैंड है, उस हिंटरलैंड पर इन सुल्तानों का कब्जा और उनका नियंत्रण प्रभावी रूप से स्थापित हो। इसकी पहल की गयासुद्दीन बलबन ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसमें काम किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिल्ली के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब है, वहां के सारे जंगल कटवा दिए, क्योंकि उनकी नजर में जंगल विद्रोहियों और डाकुओं के गढ़ थे। और उन जंगलों को कटवा के वो खेती लायक जमीन बना दी और उन जमीनों को किसानों को दे दिया और उनको खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह से उन बागियों को, बगावत करने वालों को और डाकुओं को छिपने की जगह भी खत्म हो गई, और दूसरी तरफ खेती से उत्पादन होने लगा तो ज्यादा टैक्स भी मिलने लगा। इसके अलावा इन लोगों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए व्यापार मार्गों पर की सुरक्षा करने के लिए और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सारे किले और शहर भी बनाए। तो इस तरह से इन्होंने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब आता है बाहरी क्षेत्रों की तरफ दिल्ली सल्तनत का प्रभाव कैसे बढ़ा। तो अगर बाहरी क्षेत्रों की तरफ देखें तो इसके लिए दो मुख्य सुल्तान जिम्मेदार हैं। एक है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में ही सबसे पहले दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत की फौजों ने आक्रमण किया, और ना केवल, अब मैं आपको उसका अलाउद्दीन खिलजी का ये दिखाता हूं। देखिए उसके आक्रमण की विविधियां।
कि वो उसने पूरे भारत में किन किन जगहों पे आक्रमण किया। तो सबसे पहले उसने, जब वो पूरा शासक बना भी नहीं था, तो उसने सबसे पहले देवगिरी में, जो महाराष्ट्र में, वहां पे आक्रमण किया। और फिर उसके बाद उसने कभी चित्तौड़, कभी रणथंभौर, कभी गुजरात, और दक्षिण में भी और नीचे तक और बंगाल तक आक्रमण करता रहा। इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी विभिन्न जगहों पर लगातार आक्रमण करके दक्षिण तक उसकी सेनाएं पहुंच गईं। और मोहम्मद बिन तुगलक की सीमाएं जो, और जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं मदुराई तक, यानी तमिलनाडु तक पहुंच गईं। तो आप देख सकते हैं कि इन सेनाओं के दक्षिण तक और बंगाल तक और गुजरात तक पहुंचने का मतलब यह हुआ कि अब दिल्ली सल्तनत केवल गैरिसन शहर नहीं रही, दिल्ली केवल एक गैरिसन शहर नहीं रही, बल्कि एक साम्राज्य की राजधानी के रूप में उभरने लगी। हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे दिल्ली के जो विभिन्न इसका विस्तार हुआ, वो हुआ इसकी सेनाओं के बल पर। और ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने दूसरे राज्यों की सेनाओं को हराया, शहरों पर कब्जा कर लिया, और इसके जो सूबेदार थे, इसके जो प्रशासक थे, वो उन जगहों पर जाके मुकदमे का फैसले देने लगे, यानी न्याय करने, यानी प्रशासन अपना उन्होंने शासन स्थापित कर लिया, वहां के किसानों से कर लेने लगे। इस तरह हम देखते हैं कि 150 साल के अंदर ही दिल्ली एक गैरिसन शहर से एक साम्राज्य की राजधानी के रूप में विकसित होती चली गई। और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो इसका अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को है। लेकिन बच्चों, एक बात आपको लास्ट में और याद रखनी है, और वो ये है कि भले ही दिल्ली सल्तनत के सैन्य अभियानों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में फैल गया, लेकिन उनका डायरेक्ट कंट्रोल, प्रत्यक्ष नियंत्रण तब भी नहीं था। आमतौर पर ये सारे जहां जहां पर वो हमला करते थे, वहां से लूटपाट करके बड़ी संख्या में घोड़े, हाथी, जवाहरात, सोना लूट लाते थे, गुलाम लूट लाते थे। लेकिन उनके सेनाओं के, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं के वापस जाते ही वो क्षेत्र दोबारा से एक बार स्वतंत्र हो जाते थे और फिर अपने हिसाब से चलने लगते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रशासनिक ढांचा विकसित नहीं हो पाया था, केवल वो लूट मार की सेनाओं के रूप में ही दिल्ली अपना प्रभाव बनाए हुए थे।